यह हमारे पास न्यू टॉपिक है जो अफोइंट से इसका ताल्लुक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस चेंज इन द नॉर्मल बैलेंस स्टेट। ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेस हम इसलिए कहते हैं जिसमें नॉर्मल बैलेंस स्टेट से तब्दीली आ जाए। नॉर्मल बैलेंस स्टेट से आप बदल जाते हो, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। आप परेशान होते हो। पेरेंट्स रिफर्स टू द स्ट्रेस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स ज्यादातर रेजिंग ऑफ द चिल्ड्रन। वर्किंग पीपल टॉक ऑफ द स्ट्रेस ऑफ देयर जॉब। जो वर्किंग लोग, ये पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में परेशान होते हैं कि बच्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो दिस इज स्ट्रेस। वर्किंग पीपल जो है अपने जॉब के बारे में पूछते हैं, बहुत मुश्किल काम है, नाइट में कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, दीज आर द स्ट्रेस। एंड स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल टॉक ऑफ द स्ट्रेस ऑफ स्कूल। और बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर किसके बारे में पूछते हैं? बारे में बोलते रहते हैं कि स्कूल का स्ट्रेस, यार सुबह सवेरे जाना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, एमसीक्यूज बनाना होगा, तो दिस स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर इज एनी इवेंट और स्टिमुलस दैट कॉज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। स्ट्रेसर वो चीज है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेसर वो अज्जा है, वो इवेंट है। जैसे जैसे स्कूल इज अ स्ट्रेसर। स्ट्रेस सही है, स्ट्रेसर है, एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेसर है। तो स्ट्रेसर इसमें एक वो है, स्टिमुलस है स्कूल। क्लास एज अ स्टिमुलस है, क्लास भी हमारे पास एक स्ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं। व्हेन अ पर्सन फेसेस स्ट्रेसर्स, जब कोई भी पर्सन जो है स्ट्रेसर से वो फेस करता हो, रिस्पॉन्सेज आर रेफर्ड टू एज कोपिंग स्ट्रेटजीज। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या क्या चलते हैं? कोपिंग स्ट्रेटजीज चलती है, इसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज चलती है, कोपिंग रिस्पॉन्स चलता है, एंड कोपिंग मैकेनिज्म चलती है। और कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग स्ट्रेटजीज ये है कि आप परेशान होते तो स्कूल का काम जो भी हो, तो आप इसको बोलते हो बड़ा टेंशन नहीं लो, बस कल जाएंगे, इस तरह है। आपको एमसीक्यूज बनाने हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेते हो, टेंशन आता रहता है, आपको मजबूर कर लेते हैं, लेकिन आप कोपिंग मैकेनिज्म बस हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो दिस इज द कोपिंग स्ट्रेटजीज और कोपिंग रिस्पॉन्स और कोपिंग मैकेनिज्म। सही है। लेकिन स्ट्रेस एंड कोपिंग पैटर्न क्या है? जैसे कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न indicate how someone will allow their personal life to be influenced by occurring events and what they will take away from the experience. Coping stress and tolerance एक ऐसा पैटर्न है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी बंदा या बंदी जो है अपनी पर्सनल लाइफ पे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जब भी कोई इसके पर्सनल लाइफ पे कैसे असरअंदाज हो जाते हैं, जब भी कोई स्टिमुलस का सामना होता है इसको, या इसकी क्या एक्सपीरियंस रहती है जब भी कोई भी स्टिमुलस इसका सामना हो। फॉर एग्जांपल वो स्कूल स्कूल को कैसे वो करते हैं, मैनेज करते हैं, वो अपने क्लासेस को कैसे मैनेज करता है या करती है, वो अपनी जॉब को कैसे रेगुलराइज करता है। दिस इज द कोपिंग कोपिंग पैटर्न, स्ट्रेस एंड कोपिंग पैटर्न है। दिस पैटर्न डिस्क्राइब द क्लाइंट जनरल कोपिंग पैटर्न एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ पैटर्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना। आपको जो भी जॉब वाली जॉब स्ट्रेस है उसको आप कैसे टोलरेट करते हो, कैसे बर्दाश्त करते हो, अपने गुस्से पे काबू करते हो, तो स्ट्रेस टॉलरेंस इसको कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट्स के अपने जनरल कोपिंग पैटर्न्स होते हैं, और इफेक्टिवली वो क्या करते हैं, इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हमारे पास कुछ मॉडल है। मॉडल ऑफ स्ट्रेस क्या है? नर्स कैन यूज दिस मॉडल टू असेस क्लाइंट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ कॉपिंग रिस्पॉन्स। नर्सेज जो है इस मॉडल को यूज कर सकते हैं कि के क्लाइंट्स की कॉपिंग रिस्पॉन्स क्या है, और इसकी एडजस्टिंग, और इन एडजस्टिंग अनहेल्दी मीन ये कि अनहेल्दी कंडीशन में जो है कॉपिंग रिस्पॉन्स क्या होती है, और अनप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स क्या है। थ्री मेन मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस है हमारे पास। थ्री मेन मॉडल्स है फॉर स्ट्रेस के लिए। स्टिमुलस बेस है, एक रिस्पॉन्स बेस है, एक ट्रांजैक्शन बेस है। स्टिमुलस बेस तो सामने सामने है कि उसको कैसे कंट्रोल करो। स्टिमुलस का मतलब जिसमें स्टिमुलस इन्वॉल्व होते हैं। स्टिमुलस बेस मॉडल किसे कहते हैं? एंड स्टिमुलस बेस स्ट्रेस मॉडल, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस। स्ट्रेस को कैसे हम डिफाइन करते हैं? एज अ स्टिमुलस के तौर पे कहते हैं। अ लाइफ इवेंट, जिंदगी का कोई भी इवेंट, जैसे कोई मर गया हो, कोई फोत हो चुका हो, तो दिस इज टाइप ऑफ स्टिमुलस। और और अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो चुकी हो, जैसे एग्जाम में फेल हो चुका हो, सही है, या आपके घर का खर्चा बढ़ गया हो, दिस इज द सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस।
that arouses physical and or psychological reaction, जो आपकी फिजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देता है, फंक्शन को बढ़ा देता है या अल्टर कर लेता है। डेट में इंक्रीज द इंडिविजुअल वोनरेबिलिटी टू इलनेस, जो क्या करते हैं आपकी इंडिविजुअल की या किसी भी फर्द की वोलेनर एबिलिटी किसे कहते हैं, टू इलनेस। वोलेनरेबल का मतलब है खतरा करा सकती है, सही है, परेशान कुन करा सकता है अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे हम कोपिंग ना करें। तो एक मॉडल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अ पर्सन रिलेटिवली रिसेंट एक्सपीरियंसेस, सही है, रिसेंट एक्सपीरियंसेस सच एज डाइवर्स, किसी बंदी को डाइवर्स हो जाए, तो दिस इज अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस है ना। तो इसका फिजिकल भी उसको हेडेक हो सकता है, इसका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव हो सकता है या हो सकती है, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी हो सकता है, उसको परेशान एंजाइटी वगैरह हो सकती है। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टिमुलस बेस्ड मॉडल में ये कहते हैं। या प्रेगनेंसी भी एक परेशान कुन है ना, फीमेल जो है वो बोलते हैं कि मेरे ब्लड वगैरह की कमी ना हो जाए, या वाइल्ड डिलीवरी जो है कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो जाए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन द स्टिमुलस बेस्ड मॉडल के तौर पे हम बताएं। रिटायरमेंट, आप जॉब से जब रिटायरमेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जॉब की वजह से जो भी तनख्वाह मिले तो कमी आ जाती है, तो आप क्या परेशान होते हो। तो दिस इज व्हाट स्टिमुलस बेस्ड। तो रिटायरमेंट इज द स्टिमुलस है, प्रेगनेंसी इज द स्टिमुलस है, डाइवोर्स इज द स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस की वजह से आपके फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो एरोज हो जाए, तो दिस इज, ये कौन कहते हैं, ये स्टिमुलस बेस्ड मॉडल में कहते हैं। दूसरा है रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। रिस्पॉन्स इज, ये रिस्पॉन्स लिए है, स्ट्रेस में आल्सो बी कंसीडर एज अ रिस्पॉन्स, स्ट्रेस को हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जैसे आपको परेशानी कब होती है, आपको परेशानी तब होती है जब आपको कोई, आप परेशान तब होते हो जब आपको स्टिमुलेशन मिलती है। स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलेशन के जब भी स्टिमुलेशन मिलती है, स्टिमुलेशन के जवाब में आप परेशान होते हो। तो ये बोले कि स्ट्रेस में आल्सो बी कंसीडर एज रिस्पॉन्स, तो हम स्ट्रेस को रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। तो दिस इज रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इज व्हाट, स्टिमुलस है, लेकिन इस प्रेगनेंसी की वजह से आप जो रिस्पॉन्स देते हो वो क्या हो सकता है, वो भी आपका रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल हो सकता है। तो दिस डेफिनेशन वाज डेवलप्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय सेली, एक साइंटिस्ट था, एक सेली ने वो क्या बोलते हैं, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, कोई स्पेसिफिक नहीं होते, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है, हर किसी, कोई भी किसी भी डिमांड के जवाब में आपका रिस्पॉन्स आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे आपको जब परेशानी होती है तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, अपसेट हो जाती है, या आपको हाईली यूरिनेशन हो जाती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल में ये कहता है। विद प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से आप क्या करोगे, डीप अल्सरेशन हो सकती है इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिससे हम बोलते हैं कि ज्यादा परेशान है। इसी तरह अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होते तो आप डायबिटीज भी हो सकते हो, डायबिटिक आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल का बढ़ना है इसका, दिस इज द रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल में यही कह रहे हैं। तो नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम क्या है, एडाप्टेशन मीन तब्दीली। तो सेली स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज, ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की जो रिस्पॉन्स, सेली के मुताबिक स्ट्रेस को जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसने क्या, बाय चेन और पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट कॉल्ड जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम और स्ट्रेस सिंड्रोम। सेली ने उसको नाम दिया है कि स्ट्रेस के बाद जो भी फिजियोलॉजिकल इवेंट्स आ जाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपका जीआई डिस्टर्ब हो जाती है, आपको हाईली यूरिनेशन आ जाती है, आप स्ट्रेस की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो दिस रिस्पॉन्स को हमने, जो तब्दीली आई, इस कॉल्ड जर्नल एडाप्टेशन सिंड्रोम या स्ट्रेस सिंड्रोम का नाम दिया, किसने, सैलीज के मुताबिक ये आ सकता है। टू डिप्रिशिएट द कॉज ऑफ स्ट्रेस, तो हम इसलिए द कॉज ऑफ द स्ट्रेस की क्या कॉज है फ्रॉम द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, इसमें क्या करते हैं, कॉज ऑफ द स्ट्रेस को मालूम कर सकते हैं और रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेस हम मालूम कर सकते हैं। स्टेज ऑफ जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, हमारे पास जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम अकॉर्डिंग टू दिस, इसके कुछ स्टेजेस हैं। हेंसेली जो है 1907 1982 के दरमियान, उसने क्या बताया, फाउंडर ऑफ द स्ट्रेस थ्योरी, वो स्ट्रेस थ्योरी के फाउंडर थे, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। सेली 1976 proposed that both the general adaptation syndrome have three stages, इसके तीन स्टेजेस हैं। एलार्म
अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन। ये बोल रहे कि जब भी आप रिस्पॉन्स करते हो, जब भी आपको स्ट्रेस दिया जाता है, देखो तो ये बोल रहे कि रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल किसे कहते हैं, कि स्ट्रेस को जो रिस्पॉन्स दिया जाता है इसको हम रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल कहते हैं। जैसे जीआई का अपसेट होना, हाईली यूरिनेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, यही हो गया। फिर ये बोले जनरल एडाप्टेशन का नाम दिया। इस जनरल एडाप्टेशन की जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू एनी स्ट्रेस, इसको हमने जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम कहा। इस जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम की 3 स्टेजेस हैं: अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन का मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से आप में क्या तब्दीली है, दिस इज अलार्म। और इस अलार्म के बाद आपका जिस्म इसके खिलाफ क्या मुदाफियत करता है, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस। और जब ये रेजिस्टेंस जब नाकाम हो जाए, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप गुस्से पर काबू नहीं, आप गालियां भी देते हो, आप लड़ाई करना शुरू, दिस इज एग्जॉशन इसको कहते हैं। तो ये बोले जनरल, तो हेली के मुताबिक इसकी 3 स्टेजेस हैं। सही है, इसकी 3 स्टेजेस में क्या कहते हैं, अलार्म रिएक्शन में क्या है, द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज द अलार्म रिएक्शन। इनिशियल रिएक्शन ऑफ द बॉडी जो है वो क्या है, अलार्म रिएक्शन है, विच अलर्ट द बॉडी डिफेंसेस। जो क्या कहते हैं, अलार्म का मतलब आपको अलर्ट करता है कि आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म करें। जी फॉर एग्जांपल, आपको मैं मार रहा हूं, तो इस मारने के बदौलत आपका अलार्म रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या है, इसके खिलाफ आप रेजिस्ट करते हो, कोई भी आपको मारते हो तो आप रेजिस्ट करते हो, लेकिन जब आप नाकाम हो जाते हो तो फिर आप मार खा जाते हो, तो दिस इज नोन एज एग्जॉशन। तो रेजिस्टेंस क्या है, द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हेन द बॉडी एडाप्टेशन टेक्स प्लेस, जब बॉडी को एडाप्टेशन टेक्स प्लेस हो जाए। इन अदर वर्ड, द बॉडी अटेम्प्ट्स टू कोप विद द स्ट्रेसर, या बॉडी जो है स्ट्रेसर का मुकाबला करते हैं, इसको कोप करने की कोशिश करते हैं, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। एग्जॉशन किसे कहते हैं, जब कोप करने के काबिल ना रहे, द एडाप्टेशन दैट द बॉडी मेड ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज कैन नॉट बी मेंटेन, यदि रेजिस्टेंस मेंटेन ना रहे, this means that the ways used to cope with the stressor have been exhausted। जो स्ट्रेसर का कोप था वो फेल हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। if adaptation have not overcome the stressor, अगर एडाप्टेशन ने इस पे कंट्रोल नहीं किया, the stress effect may spread to the time to the entire body। तो ये स्ट्रेस जो है आपके पूरे जिस्म में फैल सकता है, जिसकी वजह से आप में तब्दीली आ सकती है, आइदर इमोशनली आइदर फिजियोलॉजिकल, सब तब्दीली आ सकती है जब ये रेजिस्टेंस नाकाम हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू सैली कह रहे हैं। स्टेज 1 अलार्म, दोबारा बता रहे हैं कि अलार्मिंग स्टेज में क्या है, व्हेन स्ट्रेसर आर थ्रेटनिंग और परसीव टू बी थ्रेटनिंग, द बॉडी एक्टिवेट्स फिजियोलॉजिकल चेंज दैट रेडिएट फॉर फाइट और फ्लाइट। ये बोले कि जब स्ट्रेसर जो है परसीव करता है, जब भी कोई भी ट्रीट जो है, कोई भी दहशतगर्दी, कोई भी चीज को एज अ ट्रीटमेंट जो है, एज अ दहशतगर्द ट्रीट करता है, तो इसके खिलाफ बॉडी जो है फिजियोलॉजिकल तब्दीली आ जाती है कि खतरा है, तो फाइट या फ्लाइट कंडीशन कर, या तो भाग जाता है या इसके खिलाफ फाइट करने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस क्या है, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑकर लॉन्ग टर्म कोपिंग विद स्ट्रेसर डिप्लेट्स एडाप्टिव एनर्जी रिजल्टिंग इन एग्जॉशन। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो ये एग्जॉस्ट हो जाता है। When the body has used up an adaptive energy and can no longer cope with the stressor, it breaks down in disease। सही है, जैसे कोलैप्स और डेथ हो सकती है, तो दिस इज नोन एज एग्जॉशन। जैसे आपकी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं ना, फर्स्ट जो है वो कंपनसेशन चलती है, तो कंपनसेशन पहले कोई भी जरासीम को मार देती है, मारने के खिलाफ हो जाता है तो रेजिस्ट कर लेती है, रेजिस्ट नहीं कर सकते तो फिर एग्जॉस्ट हो जाती है, बॉडी जो है खराबी की तरफ चला जाता है। दूसरा तीसरा जो मॉडल था वो क्या था, हमने 2 मॉडल पढ़े, कौन कौन से मॉडल, रिस्पॉन्स बेस्ड और स्ट्रेस बेस्ड मॉडल। तीसरा मॉडल ये अभी तक जो पढ़ा, ये वाली चीज है, अलार्मिंग, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, ये क्या थे, दिस इज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल के पार्ट से। तीसरा मॉडल हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल किसे कहते हैं, आल्टाउट लेजरस 2006 में क्या किया, 2006 रिकॉग्नाइज्ड दैट सर्टेन एनवायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर्स प्रोड्यूस स्ट्रेस एंड सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल। ये बोल रहे हैं कि सर्टेन एनवायरमेंटल डिमांड या और प्रेशर जो है वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत से लोगों में क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों में स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। He emphasized that people and groups differ in their sensitivity। ये वो बोल रहा है कि हर किसी की स्ट्रेस का जवाब जो है, मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ
अखलाकियात के होते हैं। बाज लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, सेंसिटिविटी, हम बोलते हैं ना ये बंदा जो है बहुत हाईली सेंसिटिव है। कुछ लोग जो है बहुत देर से इन्हें इतना आसानी से गुस्सा नहीं आता, तो इसलिए वो डिफरेंस इन देयर सेंसिटिविटी एंड वल्नरेबिलिटी टू सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट। सही है। फॉर एग्जाम्पल किसी की पोतगी हो, बाद लोग ज्यादा रोते हैं, बाद लोग जो है बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, उस पर करने की कोशिश करते हैं, एज वेल एज इन दियर इंटरप्रिटेशन एंड रिएक्शन। इसलिए और बाज अवकात किसी को इंटरप्रिटेशन का मतलब है अंदाजा लगाना, या किसी के बारे में ख्यालात जो है, हर एक की इंटरप्रिटेशन और रिएक्शन भी अलग अलग होते हैं। आप किसी को थप्पड़ मारते हो दो बंदों को, एक बंदे का एक रिएक्शन होता है, दूसरे का दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, तो हर एक की सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी और रिएक्शन और इंटरप्रिटेशन इख्तिलाफ रखती है। हर एक बंदे के अलग अलग अखलाकियात और इंटरप्रिटेशन और रिएक्शन होती है। इन टर्म्स ऑफ इलनेस, वन पर्सन में रिस्पॉन्स विद डिनाइल। ये बोल रहे हैं कि अगर इलनेस की बदौलत ये क्या कर सकते हैं, एक बंदा जो है वो डिनाइल भी कर सकते हैं। डिनाइल का मतलब हकीकत को ना मानना। सही है। एनदर विद एंजाइटी, दूसरा शख्स जो है वो एंजाइटी के साथ आ सकता है। स्टिल अनदर विद डिप्रेशन, दूसरा जो है, देखो एंजाइटी और डिप्रेशन में ये फर्क है कि एंजाइटी जो है फ्यूचर के बारे में बात करता है, और डिप्रेशन जो है पास्ट के बारे में। अब ये बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेसिव बंदा बोलता है कि काश हम पढ़े लिखे होते। डिप्रेशन की ये अलामत है कि वो क्या होता है, तन्हा पसंद होता है। डिप्रेशन बंदे का ये बोलता है कि काश काश मैं वक्त पे शादी कर लेता। तो दिस इज द डिप्रेशन टाइप उसमें आ जाते हैं। और एंजाइटी जो है ये बोलते हैं कि काश मैं एक अच्छा टीचर हो जाऊं। तो एंजाइटी, काश मैं इम्तिहान में मेरा 4 नहीं 5 GPA आ जाए। दिस इज एंजाइटी, फ्यूचर के बारे में बात करता है। तो एंजाइटी लीड टू डिप्रेशन। अगर एंजाइटी पे कंट्रोल नहीं करते कर दिया जाता है तो डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं आपको। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेसर, इसके क्या वो है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या क्या अलामत हो सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। स्वेटिंग हो सकते हैं, सही है, पसीना ज्यादा आता है जब स्ट्रेस में होंगे। हार्ट रेट बढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है, माउथ में भी ड्राई। सही है। ड्राई का मतलब ये है कि ड्राइनेस होती है, खुश्क हो जाती है। मसल टेंशन इंक्रीज, आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल ये होता है कि टेंशन जब बढ़ जाती है तो इन लोगों को ज्यादा यूरिनेशन आ जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इन लोगों को भूख नहीं लगता और हेडेक हो जाता है। साइकोलॉजिकल में एंजाइटी होगी, फियर, एंगर और डिप्रेशन होंगी। दीज आर द मैनिफेस्टेशन। फिर हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस वेरी डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन और इवेंट्स। ये बोले कि ये इवेंट्स पे इन्हिसार करता है या परसेप्शन पे इन्हिसार करते हैं इंडिविजुअल के। हर एक की एंजाइटी या रिस्पॉन्स लेवल अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम में हर एक के नंबर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की जो जहानत जो है वो अलग अलग होती है। फिजियोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बोले कि फिजियोलॉजिकल साइन सिम्टम ऑफ द स्ट्रेस जो है वो किसकी वजह से होती है, सिंपैथेटिक, यानी फाइट और फ्लाइट कंडीशन जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। आप टेकिकार्डिक हो जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और कुछ एंडोक्राइन सिस्टम भी, आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लेस फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, तो हम इसको मजीद देखते हैं बड़ा करके। जैसे ब्रेन, दिमागी तौर पे क्या तब्दीली आएगी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग का मतलब तवज्जो नहीं देगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, इरिटेबिलिटी और मूड, माइंड फॉग, मूड वगैरह, मूड मूड जो है वो मूड में नहीं होगा, परेशान कुन होगा। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है स्ट्रेस की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है। इससे जो डिप्रेसिव लोग होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे किस्म की बातें भी नहीं करते, क्योंकि इन लोगों में चांसेस ऑफ हार्ट अटैक की चांसेस ज्यादा होती है। सॉरी। इसके अलावा इसके अलावा ज्वाइंट और मसल में क्या हो सकता है, आपके इंफ्लेमेशन बढ़ सकती है, टेंशन, एक और पेन, मसल टाइटनेस हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम क्या होगा, व्हाट्स हैपन विद इम्यून सिस्टम। सॉरी यार। इम्यून सिस्टम में क्या होगा, डिक्रीज इम्यून फंक्शन, आपका इम्यून मुदाफती निजाम कमजोर हो सकता है। आप पर बीमारी ज्यादा
ज्यादा अटैक कर सकते हैं जब आप स्ट्रेस में होंगे। आपका इम्यून डिफेंस यानी कम होगा, और रेस्ट ऑफ बिकमिंग इल यानी बीमारी के चांसेस ज्यादा हो सकती है, और आपकी रिकवरी जो है, फॉर एग्जांपल अगर 2 दिन में आपको सही होना है, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपको 4 दिन में, तो प्रोलॉन्ग हो जाता है आपके रिकवरी टाइम। स्किन में क्या होगा, आपके बाल गिर सकते हैं किसी की तरह। और इसके अलावा ब्रिटल हेयर, ब्रिटल नेल्स, ड्राई स्किन हो सकते हैं, एक्नी वगैरह फेस पे निशानात आ सकते हैं जब आप स्ट्रेस में होंगे। और डिले टिश्यू रिपेयर जो है, यानी आपका जख्म फिर डिले हो सकता है इसके सही होने में। गट में क्या हो सकता है, आपके गेस्ट्रो वो है, आपकी गट में क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो सकता है, डायरिया करा सकता है, आपको कंस्टिपेशन भी हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकती है। इनडाइजेशन का मतलब है हाजमे की खराबी को, ब्लोटिंग हो सकती है, सही है। यानी आप बोलते हैं गैसेस वगैरह इस तरह हो सकते हैं, पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है आपका, डिक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करामत होती है। आपका डिक्रीज इन लिबाइडो, और इंक्रीज इन पीएमएस सिस्टम। पीएमएस सिस्टम किसे कहते हैं, हाँ, कोई बता सकता है कि लिबाइडो की किसे कहते हैं, व्हाट इज लिबाइडो? हाँ, डिक्रीज इन लिबाइडो का मतलब ये है कि यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो आपके ख्वाहिशात हैं, इसका ख्वाहिशात जो है वो क्या हो सकती है, ख्वाहिशात कम हो सकती है, सही है। इसको हम लिबाइडो कहते हैं। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी असरअंदाज होते हैं जब आप क्या होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो। सर और पीएमएस? वेट करो। साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, दूसरा कौन सा है आप, सबर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कोई जानता है या नहीं? यानी इसका मतलब ये है कि यानी 28 डे पे आपका साइकिल होता है, तो पीएमएस का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल को वक्त से पहले प्री मेंस्ट्रुअल वक्त से पहले साइकिल हो सकती है, यानी एक हफ्ता पहले, ड्यू टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का इतने असर वो है, मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी कहते हैं। पीएमएस लिख लो, पीएमएस स्टैंड फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, इसको कैसे साइंस सिम्टम क्या है? साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड इसको क्या, एंजाइटी हो सकती है, फियर, एंगर, डिप्रेशन एंड अनकॉन्शियस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होगी। सम कोपिंग पैटर्न्स आर हेल्पफुल, कुछ कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या है, हेल्पफुल हो सकते हैं। other are hindrance depending on the situation and the length of time they are used or experience। कुछ कोपिंग मैकेनिज्म हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन लेंथ ऑफ द टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द टाइम पे इन्हिसार करते हैं। तो दीज आर व्हाट, आज तक इतना ही काफी है, सही है, बिकॉज